हेलो, नमस्कार। मैं रितेश जोशी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। लास्ट क्लास में अपन ने चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जिसके कारण अपन फोर्स कैलकुलेट कर देंगे चार्जेस के बारे में। मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि दो चार्जेस अगर सेम हो, सेम टाइप के चार्जेस हो, पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये बात अपन ने कर ली थी। चाहे वो माइनस माइनस हो तो भी क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। पर ऑपोजिट चार्ज हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए, दूसरा नेगेटिव हो जाए, इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में? कितने अमाउंट का फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो पढ़ने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। आई बात समझ में? इसके लिए अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया कि अगर दो स्मॉल चार्जेस, जिन्हें पॉइंट चार्ज कहा जाता है, दो पॉइंट चार्जेस नाम दिया जाता है Q1 और Q2, अगर उनके बीच की डिस्टेंस r है, दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है और r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दोनों के बीच की दूरी r है। इनके कारण इन दोनों चार्जर पर जो फोर्स लगेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के, Q1 एंड Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी जितने ज्यादा चार्जेस की वैल्यू होगी, यानी जितने ज्यादा कूलम्ब का चार्ज होगा, उतने ज्यादा दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, उसके बाद अपन बाद में करेंगे। ठीक है, दोनों चार्जेस के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों की बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो क्या होता है, जैसे ये ए बी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस कंडीशन में होगा क्या, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? ए घटेगा तो बी भी घटेगा, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। ये किसकी कहानी है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते हैं तो ये ऐसे साइन बनाते हैं। इनवर्सली और डायरेक्टली दोनों के लिए साइन तो यही रहेगा। जब दोनों सेम लेवल पे आते हैं, देखो ए और बी अभी सेम लेवल पे है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ए प्रोपोर्शनल 1/b, या ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी अगर दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे नीचे आ जाए तो वो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर ए को बढ़ाएंगे तो बी घट जाएगा। आई बात समझ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी उल्टा चलता है, और जब ए को घटाऊंगा तो बी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? दोनों में सिंपल सा रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं, दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं, साथ साथ नीचे आ जाते हैं। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे, एक तरह की दुश्मनी होती है कि एक खुश तो दूसरा दुखी, दूसरा दुखी तो पहले वाला खुश, ऐसे। आई बात समझ में? तो कूलम्ब्स लॉ, इसने दो स्टेटमेंट दे दिया कि दोनों चार्जेस जो है Q1 Q2, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या कंबाइंडली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइंडली लिख दिया है अपन ने। और आपको पता होगा कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा एफ इक्वल टू, और वो कांस्टेंट है के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से थ्योरी समझते हैं। देखो, फोर्स डिपेंड कर रहा है Q1 पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है Q2 पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है इस दोनों के बीच की डिस्टेंस r पर। ठीक है, इन तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आर स्क्वायर अपन
आर चेंज होगा तो आर स्क्वायर ऑब्वियसली चेंज होगा। तीसरा डिपेंड कर रहा है ये के पे, और जो के है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट बताया था, ये है एक कांस्टेंट। पर ये भी डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है मीडियम में या मीडियम पर। कैसे, देखो अभी अपन ने जो कैलकुलेट किया है ना, ये दो चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों के बीच की दूरी आ रहा है, ये बैठे हैं वैक्यूम में। कहाँ पे बैठे हैं ये दोनों चार्ज? वैक्यूम में बैठे हैं। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन में मीडियम नहीं है, या मैं कह सकता हूँ फ्री स्पेस है। जब मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, उसे बोलता है फ्री स्पेस। तो अपन ने अभी जो फोर्स कैलकुलेट किया है वो है फ्री स्पेस में कैलकुलेट किया है, जहाँ पे एयर है या सॉरी वैक्यूम है। आई बात समझ में? वैक्यूम है वहां पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो k की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, और k की वैल्यू दी जाती है k इक्वल टू 9 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ और यहाँ पे आएगा इसका यूनिट। आई बात समझ में? क्या आएगा? यूनिट। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं यूनिट क्या होगी। यहाँ देखो फोर्स अपने को k की चाहिए ना, तो k को इधर रखते हो, बाकी को साइड में भेज दो। देखो आर स्क्वायर नीचे वहां चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, Q1 Q2 ऊपर है तो यहाँ पे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, और ये अपने पास k आ गया। अब देखो इसकी यूनिट लिखता हूँ। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस जो कि होती है मीटर में, मीटर का सॉरी आर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Q एक चार्ज है, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कुलाम। तो Q1 के लिए कुलाम, Q2 के लिए भी कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो गया। तो अपने पास k की यूनिट आ गई, तो अपन इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कुलाम स्क्वायर। ये क्या है? ये k की वैल्यू है, याद रखना k की वैल्यू, ये कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पे रखा जाएगा। अब मैंने बताया कि ये k किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। फर्दर जो k है वो ऐसे लिखा जाता है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं नॉट, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इसको बोलते हैं। अब ये होता क्या है? ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। देखो मैंने बताया ना k खुद कांस्टेंट है, इस k की दूसरी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो 4 तो एक नंबर है, पाई 3.14 ये भी नंबर है, तो कुल मिला के इसमें एक नई क्वांटिटी दिख रही है अपने को, वो है एप्सिलॉन नॉट। कौन है? एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है, जैसे k की वैल्यू होती है ना, वैसे एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। क्या आ गया? 10⁻⁻12। और अगेन इसकी यूनिट पता है क्या? नहीं पता है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से करेंगे। देखो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, वो इसमें रख दीजिए, तो f का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, k की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। अपने को किसकी यूनिट चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। देखो 4 पाई f, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई Q1 Q2, और यहाँ पे बचा 1/एप्सिलॉन नॉट। ये तो 1/एप्सिलॉन नॉट है, अपने को चाहिए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई f आर स्क्वायर। तो देखो अब इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं? Q1 और Q2 दोनों ही चार्जेज है, चार्ज का यूनिट होता है कुलाम, तो कुलाम मल्टीप्लाई बाय कुलाम, तो ये हो गया कुलाम स्क्वायर, ठीक है। 4 एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। पाई 3.1415 वो भी एक नंबर है, उसकी भी कोई यूनिट। फोर्स हो जाएगा न्यूटन में, और आर स्क्वायर, आर एक डिस्टेंस है तो आर होगा मीटर में, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अपने पास आ गई यूनिट किसकी? एप्सिलॉन की, और वो हो गई कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मजे की बात यह है कि एप्सिलॉन नॉट और के की यूनिट उसको देखिए,
क्या है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। के क्या डिपेंड करता है, मीडियम पे, और के को और जूम करके खोल के देख लिया तो के डिपेंड करता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पे, के की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। क्लियर है। और यहाँ पे 4 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, तो के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, एप्सिलॉन नॉट पर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे ये आई है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। ये किसकी क्वांटिटी है, ये एक मीडियम की क्वांटिटी है, डिपेंड करता है मीडियम पर, और इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी। क्या बोला जाता है, परमिटिविटी। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोलाया कि फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इस नोटेशन का नाम है, जैसे ये के है ना, जैसे ही एप्सिलॉन नॉट है, पर एप्सिलॉन नॉट शो क्या करता है, ये शो करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है इसीलिए एप्सिलॉन के यहाँ पे नोट लगा है। ये किसको शो करता है, सिर्फ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए ही आया है, आई बात समझ में। और ये जो अपन ने के लिखा है ये भी फ्री स्पेस के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया, जहां पे भी नोट आएगा वो फ्री स्पेस के लिए हो जाएगा। ये शो करता है कि किसी रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एक रीजन में, एक एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो कौन शो करता है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आगे की क्लासों में पढ़ेंगे अपन। यहाँ से आप इतना याद रखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या शो करता है, किसी भी रीजन में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये कौन शो करेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो अब अपने पास एफ का फॉर्मूला यही हो गया, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके लिए है, फोर्स के लिए है। याद रखना ये किस टाइम में यूज करेंगे, जब अपने को फ्री स्पेस दिया हुआ कि दो चार्ज है वो वैक्यूम में रखे गए हैं या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला दिया जाएगा। क्लियर है। अब अपने को कैलकुलेट करना है क्या, मेरा फेवरेट काम, देखो ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट किसकी है, के की। इस के की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट उसकी जो यूनिट है वो है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुल मिला के ये कह दूं कि के और एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो एक दूसरे का उल्टा है। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर, कूलम स्क्वायर नीचे, कूलम स्क्वायर नीचे है तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ गया। अब मेरा फेवरेट काम है डायमेंशन कैलकुलेट करने का। डायमेंशन कैलकुलेट करने का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं के की। देखो न्यूटन किसके लिए आता है, फोर्स के लिए आता है, और फोर्स के लिए आपको पता होगा m1 l1 t -2, 11th में पढ़ा होगा m1 l1 t -2, ठीक है। फिर है मीटर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ये लिख दूं तो ये हो जाएगा, मीटर में मास आता है क्या, नहीं, ओनली आएगा l की पावर 2 और t की पावर 0, तो मीटर स्क्वायर के लिए l की पावर 2 आ जाएगी। c यानी कुलाम, और कुलाम के लिए मैंने बताया था a1 t1 होता है। कितना होता है, a1 t1। अपने यहाँ पे कितना है, c स्क्वायर है तो c की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे a2 और t2 करना पड़ेगा। तो अपने पास k की डायमेंशन लिखेंगे सबसे पहले न्यूटन के लिए m1 l1 t -2 यहाँ पे लिख दिया। मीटर स्क्वायर के लिए l की पावर 2। सिर्फ कुलाम के लिए होता है a1 t1, यहाँ पे कुलाम स्क्वायर तो a2 t2 करना पड़ेगा, a2 t2 कर देते हैं सॉल्व। देखो m यहाँ पे सिर्फ एक बार ही है तो m1, l को देखो l यहाँ पे है नीचे नहीं है तो मल्टीप्लाई होंगे,
एल की पावर 1 प्लस 2 तो एल की पावर हो गया 3। अब बचा टी, सॉरी ए को देख, टी देखो, टी की पावर -2 यहाँ पे है, और ये प्लस का जो 2 है नीचे जब ऊपर जाएगा वो भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई -2, और ए की पावर 2 प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, तो अपने पास के की जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी m1 l3, टी की पावर -2 प्लस -2 तो टी की पावर -4 और ए की पावर -2। ये किसकी यूनिट है, सॉरी किसकी डायमेंशन है, ये है के की डायमेंशन। अब अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, कुछ नहीं करना है आपको, आपको पता चल गया है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आपको ये पता चल गया कि के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, इनका जो यूनिट है वो एक दूसरे का उल्टा है, तो डायमेंशन भी एक दूसरे की उल्टी होगी। कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, एम की पावर कितनी है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 कर दो, प्लस का 3 है, माइनस का 3 कर दो, माइनस का 4 है, प्लस का 4 कर दो, और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 कर दो। आई बात समझ में। ये अब क्या, इसको अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे लिखो, देखो सी स्क्वायर यानी क्या, a2 t2, क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा, न्यूटन के लिए m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर यानी l की पावर 2। देखो अब भेज देते हैं ऊपर, m ऊपर आ जाएगा m की पावर -1, l देखो 2 और एक 3 और ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3। a ऑलरेडी पढ़ा है, a की पावर 2। अब t को देखो, यहाँ पे कितना है, माइनस का 2, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 2 यानी प्लस का 4। तो ये देखो टैली करेंगे तो अपने पास सेम टू सेम आंसर मिल गया। तो अपने पास क्या मिल गया, डायमेंशन निकाल दिए अपन ने के की और एप्सिलॉन नॉट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जनरली इन पे लोग ध्यान नहीं देते। आपको जरूर पूछा जाएगा, या तो के की डायमेंशन पूछी जा सकती है, के का यूनिट पूछा जा सकता है, और सेम टू सेम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा जा सकता है और उसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है। क्लियर है, ये दोनों चीजें डिपेंड करती है किस पर, मीडियम पर। एप्सिलॉन नॉट पर्टिकुलरली फ्री स्पेस को शो करता है, याद रखना। फ्री स्पेस यानी जहाँ पे मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। अगर मीडियम आ जाए तो वहां पे ये एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, नॉट हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट बताता है फ्री स्पेस को और ये बताएगा मीडियम को। किसको बताएगा, मीडियम को। अब देखो अपन ने अभी जो कैलकुलेट किया था वो फोर्स वो फ्री स्पेस में किया था। अभी मैं यहाँ लिख दूं फोर्स इन मीडियम। कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सेम टू सेम काम करना है, थोड़ी सी चेंज आ जाएगा। चार्ज Q1 और Q2 दोनों खड़े हैं किसी मीडियम के अंदर, दोनों को मीडियम में रख दिया गया है किसी, और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो है r। जैसे अपन ने पहला कंसिडर किया था स्टेटमेंट, वैसे ही सेम टू सेम कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला क्या आया था, पहले यही आया था ना, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। के की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ली थी ना। यहाँ पे बस एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन ही आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है, क्या है, एप्सिलॉन ही आएगा। और इस फोर्स को अपन एफ ना नाम देके एफ एम दे देंगे। एफ एम यानी मीडियम के लिए फोर्स। क्लियर है, मीडियम के लिए जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो एफ एम नाम दे दिया जाए इसको। तो अब ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलेंगे परमिटिविटी, सेम टू सेम परमिटिविटी। पर किसकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी अपने पास। अब जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है 8.85 10⁻⁻12। क्या यूनिट थी इसकी, देखो कूलम स्क्वायर ऊपर है तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। पर एप्सिलॉन की ये इसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है, इसके लिए अपने को एक नई चीज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, एफ एम नया फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो अपने पास एफ एम, अब लिखो इसको, के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है किसके अंदर, मीडियम के अंदर। किसमें है, मीडियम के अंदर। याद रखना, जब अपने पास वैक्यूम हटाकर दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन,
अब अपन एक नई चीज कैलकुलेट कर देंगे, किसके लिए, कि अपने को फ्री स्पेस पे जो फोर्स लगता है वो कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू है। पर जैसे ही मीडियम में आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन, ये जो ना परमिटिविटी की कोई फिक्स वैल्यू अपने को पता नहीं होती है। तो इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए एक नई क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर, जिसे बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ये नाम रिलेटिव क्यों आया? क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है किस किस के बीच में, फ्री स्पेस और मीडियम के बीच में। किस किस के बीच में? फ्री स्पेस और मीडियम के बीच में। कैसे? देखो, अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे? फोर्स इन फ्री स्पेस, तो इसको लिखूंगा मैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा, फोर्स इन मीडियम। क्या करेंगे? फोर्स इन मीडियम, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा Fm। ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या अंतर आएगा? सिर्फ एप्सिलॉन का, तो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मेरे को दोनों में रिलेशन लाना है। ठीक है, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है और फ्री स्पेस में। तो क्या करूंगा? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये दिखेगा, वाइट कलर ले लेते हैं, F डिवाइडेड बाय एफ एम इक्वल टू, ये देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और होल डिवाइडेड और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, यह आ जाएगा F अपॉन एफ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा ये बट्टे के बट्टे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये बनेगा ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे नीचे बचेगा Q1 Q2 और ऊपर क्या क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या चीज कट रही है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? F अपॉन एफ एम इक्वल टू बचा है अपने पास, ऊपर कौन है? एप्सिलॉन, नीचे कौन है? एप्सिलॉन नॉट। इस क्वांटिटी को या इस रेशियो को बोला जाता है एप्सिलॉन आर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या बोला मैं? F अपॉन एफ एम इक्वल टू आ गया था अपने पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस रेशियो को बोला जाता है एप्सिलॉन आर। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन आर। आई बात समझ में? तो इसको सेपरेटली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। आई बात समझ में? ये क्या है? रिलेशन है किसके इसके बीच में? ये देखो, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में, या फोर्स जब वो फ्री स्पेस में लग रहा है या मीडियम में लग रहा है, उन दोनों के बीच में। और कौन रिलेट कर रहा है इनको? एप्सिलॉन आर। और इस एप्सिलॉन आर को क्या नाम दिया था? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपसे पूछा जाए कि डिफाइन करो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द, उल्टा लिख दिया, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसको शो करेगा? रिलेटिव परमिटिविटी को।
या आप फोर्स की रेस्पेक्ट में देना चाहे तो आप कहेंगे फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस टू दी फोर्स इन दी मीडियम। वो किसको बताएगा? एप्सिलॉन आर को बताएगा। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से अपने पास एक फायदा हो गया कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार यूज किया जाने वाला फॉर्मूला, याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार यूज किया जाने वाला फॉर्मूला। मैंने अभी क्या बताया कि ये जो एप्सिलॉन है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी वैल्यू अपने को एग्जैक्ट पता नहीं होती है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे रिलेशन लगा देंगे। देखो एप्सिलॉन रिप्लेस कर दिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से। कैसे? देखो अब फोर्स इन द मीडियम ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स इन द मीडियम क्या था, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था। और अभी क्या देखा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या गया, अब ये मीडियम का फोर्स है जो ऐसा दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये कैसा फोर्स है, मीडियम वाला है। तो यहाँ पे एफ एम लिख दूं और यहाँ पे भी मैंने एफ एम लिख दिया है। क्लियर है? और आपको पता ही है कि जो फ्री स्पेस वाला फोर्स था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था। तो इस वाले में इससे कंपेयर कीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज है फ्री स्पेस वाला फोर्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ एम इक्वल टू, और ये पूरा क्या है एफ, और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन आर। क्या बचा, एप्सिलॉन आर। तो इससे क्या रिलेशन लगा सकते हैं आप कि एफ एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के। एफ एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर के। कैसे? देखो होगा क्या, जो भी फोर्स होगा फ्री स्पेस में, जब आप इसको मीडियम में कैलकुलेट करने जाओगे वो डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन आर के। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन आर के। और एप्सिलॉन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ी तो फोर्स अपना घट जाएगा। क्या है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ी तो फोर्स अपना घट जाएगा। आई बात समझ में? और अब देखिए एप्सिलॉन आर यानी मीडियम आने पर फोर्स घट जाता है, यानी मैं ये कह दूं कि जो फोर्स फ्री स्पेस में लग रहा था वो ज्यादा होगा फोर्स मीडियम में लगने वाले से। याद रखना, जो फोर्स फ्री स्पेस में लगता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अगर मीडियम में लगने लग जाए। क्लियर है? तो आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ऐसा पूछा जाएगा कि दो चार्ज है वो एयर, इन दोनों के बीच में क्या भरी हुई है, एयर। एयर जब आएगी तो आपको एक वैल्यू जो होगी वो होगी एप्सिलॉन आर की गिवन है, क्योंकि देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर मीडियम वाला फोर्स देख रहे हो आप तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 8.85 इसकी वैल्यू फिक्स होती है। सिर्फ इसमें कुछ की जो वैल्यू नहीं होती है मीडियम के लिए वो होती है एप्सिलॉन आर, क्योंकि डिपेंड जो कर रहा है मीडियम पे सिर्फ यही कर रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की तो खुद की कोई वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, ये है 4 पाई नंबर है, Q1 Q2 आर स्क्वायर सब दिया जाएगा। मीडियम पे डिपेंड करने वाली चीज अब है सिर्फ एप्सिलॉन आर। तो आपके पास एप्सिलॉन आर के लिए जो वैल्यूज याद करनी पड़ेगी वो कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको याद करनी पड़ेगी एयर के लिए। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, पर आपको हमेशा 1 ही लेनी है। आई बात समझ में? और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेटल के लिए। किसके लिए है, मेटल के लिए। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। और भी है टेबल, ठीक है, अभी बता देता हूं मैं आपको टेबल। ये देखिए एयर के लिए 1 पॉइंट समथिंग जो होता है आपको क्या करना है, इसको 1 ही लेना है। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, याद रखना। इसको
के से भी शो कर दिया जाता है या एप्सिलॉन आर से भी शो कर दिया जाता है। दोनों ही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी है। दूसरा मैंने अभी किसका बताया था, मेटल का बताया था, यानी मेटल यानी कंडक्टर, उसका क्या होता है देखो, इनफाइनाइट बताया हुआ, कितना है, इनफाइनाइट। इन दोनों का बता दिया मैंने आपको, एयर और कंडक्टर यानी मेटल का। एयर का तो लगभग 1 होगा और मेटल का इनफाइनाइट होगा। दूसरा याद रखना है ग्लास का 5 से 10 के बीच में होगा। अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो दे देगा कि 4, 5, 8, 7 जो भी हो वैल्यू देगा, ठीक है। दूसरा फ्री स्पेस के लिए क्या होगा, देखो फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, यानी एयर और फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्लियर है, या तो आप फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में फोर्स कैलकुलेट कर दीजिए या एयर में कैलकुलेट कर दीजिए, तो लगभग लगभग वो सेम ही आएगा। आई बात समझ में, लगभग लगभग सेम ही आएगा। अब थोड़ा सा कन्वर्जन करके देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, एयर में जो फोर्स लगेगा वो फ्री स्पेस के फोर्स के इक्वल ही होगा, और कंडक्टर यानी मेटल के कंडीशन में आप फोर्स कैलकुलेट करने जाओ तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो चार्ज Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस से सेपरेट है, इन दोनों के बीच में कंडक्टर मीडियम भरा हुआ है, कंडक्टिंग मीडियम भरा हुआ है या मेटल रखा हुआ है, तो फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो फॉर्मूला F इक्वल टू 1, मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे अभी, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी कंडक्टर के लिए, तो इनफाइनाइट को लिखते हैं 1/0, याद रखना इनफाइनाइट होता है 1/0। तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 1/0 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे वापस आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो ये 0 है डिवाइड में, ऊपर चला जाएगा तो इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 न्यूटन। क्या आएगा, 0 न्यूटन। यानी अगर दो चार्जेस जिनको कंडक्टिंग मीडियम या मेटल के अंदर रख दिया जाए तो उन पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब अभी मैंने बताया एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, यही बताया था, और एप्सिलॉन आर एयर के लिए 1 है, फ्री स्पेस के लिए भी 1 है। तो जब आप एयर और फ्री स्पेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मीडियम में लगने वाला फोर्स फ्री स्पेस पे लगने वाले फोर्स के ही इक्वल होता है। याद रखना, मीडियम में लगने वाला फोर्स फ्री स्पेस पे लगने वाले फोर्स के भी इक्वल होता है।